अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की फ़िज़ा है, बहुत से सवालात मौजूद हैं कि क्या आम इंतख़ाबात 2023 इस साल हो पाएंगे या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पहले मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमती जमातें इस बात पर मुसर थीं कि इलेक्शंस जो हैं वो पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि अब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतख़ाबात होंगे। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में आज टीवी पर जो गुफ्तगू की, उसका मैं क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूँ। अब नई मर्दमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है, तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम सीसीआई में इसको लेके जाएंगे, ताकि एक कानूनी रिक्वायरमेंट है सीसीआई में, ये जो सेंसस सीसीआई का सब्जेक्ट है उसमें हम लेके जाएंगे और उम्मीद है कि ये मामला पर आगे चलेंगे। जो हुई है तो उसी पे जाना चाहिए, अनलेस कोई ना अबूर करने वाली ऑब्स्टिकल है जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, तो उसके अलावा तो ये अब इलेक्शन कमीशन की गेंद उनकी कोर्ट में होगी। उनको तो नज़र नहीं आ रही कि कोई ऑब्स्टिकल हो सकती है, लेकिन ये सबको मालूम है कि अगर एक मरतबा आपने नोटिफाई कर दिया नई मरदमशुमारी को, तो उस सूरत में डिलिमिटेशन का प्रोसेस यानी कि नई हल्का बंदियों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो 3 से 4 माह ले सकता है। उसके बाद अपीलों का मामला मज़ीद 2-3 माह जो है वो उसमें लग सकते हैं, और फिर इलेक्शन शेड्यूल का जारी होना 54 रोज़ कम अज़ कम इलेक्शन एक्ट 2017 के लिए के तहत उसके लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इलेक्शंस की बात करें तो अराउंड मिड 2024 यानी 2024 के वस्त की बात की जा रही है कि इलेक्शंस वहां तक जा सकते हैं। अब इस सारे मामले किसान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो अपना फैसला सुना दिया, MQM ऑलरेडी ये मुतालबा लेकर सामने थी। पीपल्स पार्टी इस हवाले से ज़ाहिर है कि एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मामला जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है वहाँ पर नोटिफाई अभी हो भी सकता है या नहीं। हुकूमत के पास वक्त कम रह गया है, और एक ऐसा वक्त जबकि 2 सूबों में निगरान हुकूमतें मौजूद हैं और निगरान वज़राए आला जो कि जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, क्या वो इन 2 सूबों की नुमाइंदगी मुश्तरका मफादात कौंसिल में कर सकते हैं या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। इसके साथ ही गुज़श्ता 2 रोज़ में बहुत ही अजीब व गरीब काम हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, यहाँ पर शराय दस्तूर पर एक इमारत मौजूद है जहाँ पर आप लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजते हैं। उनका काम होता है लेजिस्लेशन, कानून साजी करना। अगर आप नेशनल असम्बली की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर तो आपको 210 का फिगर नज़र आएगा, और आखिरी बिल नज़र आएगा कि 27 जुलाई को पास हुआ था। लेकिन हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता 2 रोज़ में 50 से ज़ायद बिल पास कर दिए गए हैं, और ये जो बिल्स हैं इनकी कॉपीज़ तक मेंबरान को नहीं दी गई। अमूमन ये होता है कि कॉपीज़ जो हैं वो प्रेस के लिए भी गैलरी में रखी जाती हैं, वहाँ भी नहीं रखी गई, सिर्फ टाइटल रीड आउट किया जाता है। नीचे बैठे हुए लोग जिनको ये भी नहीं इल्म कि इसमें क्या मौजूद है, ना कायमा कमेटी में गया, ना बहस हुई, बस उसके ऊपर हाँ कर दी और कानून साजी हो रही है। और ये जो पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ है उसकी वजह से अब ये सवालात मौजूद हैं कि क्या हम एक नए गवर्नेंस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें निगरान हुकूमत आएगी, उसके पास उस वही इख्तियारात मौजूद होंगे जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं, बड़े बड़े फ़ैसले कर सकेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर बहुत ही अहम मामलात थे। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए या नहीं, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इस्तदा की गई थी कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए जो इस मामले को देखे। वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। तो क्या अब ये मामला मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के मौजूदगी में पूरा हो जाएगा? ये सवाल बहुत अहम है। इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इस्तदा की थी कि तोशा खाना का जो ट्रायल है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगेन बड़ा फैसला मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़र्द जुर्म आयद करनी थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में, वो 22 अगस्त तक चला गया मामला। इसके अलावा 4 अगस्त को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया गया, और ये मामला है कि जो इलेक्शन
सिंबल्स की अलॉटमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैपेसिटी टू रन एंड कंटेस्ट द नेक्स्ट इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस रिजल्ट्स जो हैं वो जमा करवाने होते हैं। ये बहुत ही एक मारा मारी वाला वक्त जो है उसका आगाज़ हो चुका है और अगले 7-8 दिन आप देखेंगे जो हुकूमत का जाने का वक्त है उसमें इसी किस्म की फ़िज़ा नज़र आएगी। इस तमाम मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ खालिद जमील साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन जो है ओवरऑल ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में जितनी मेन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बीइंग ब्यूरो चीफ ये इसके ऊपर नज़र रखते हैं। स्काइप के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ केसेस में और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उनकी नुमाइंदगी करते हैं। और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ जो है वो पहला सवाल तो मैं खालिद जमील साहब मुझे बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है सिविलियंस का उसके हवाले से मुस्तद के केस में एग्जैक्टली आज क्या हुआ, प्रोसीडिंग्स का थोड़ा सा बताइएगा। दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो जो फुल कोर्ट की एक ऐसे मौके के ऊपर दरख्वास्त दोबारा बल्कि तीसरी बार की गई कि जब आलमोस्ट इसकी हेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, तमाम जो मुतलका फ़रीक़ैन थे उनके दलाइल भी मुकम्मल हो चुके थे। अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ महज वक्त मांगा था, उसमें कुछ उनको गारंटीज़ देनी थी कि वो जो अभी 102 अफराद जो कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके हवाले से कि उनको जो ट्रायल का हक़ दिया जाएगा, उनको एक्सेस दिया जाएगा फैमिली तक, और बाकी फेयर ट्रायल के हवाले से। इस मौके पे ये दरख्वास्त हुई थी और फिर ये आज मुस्तरद की गई। और इसमें लॉजिकल रीज़न जो है कि आपको डेफिनेटली पता है कि ये 9 रुकनी बेंच बना था और उस वक्त 9 जज इस्लामाबाद में दस्तयाब थे। उनमें से 2 पहले अलग हुए, फिर एक के ऊपर एतराज़ हुआ। अब ये एक नुक्ता उठाया जाता है बार बार कि फुल कोर्ट बनाएं, और जजेस यही कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट बनाएंगे, 3 तो पहले ही अपने आप को इस बेंच से अलग कर चुके हैं, तो फुल कोर्ट तो नहीं होगी। फिर जो पाकिस्तान के भी नए कवानीन में तरमीम की गई है उसमें 5 रुकनी बेंच को फुल कोर्ट ही तस्वर किया जाता है, और ये अटॉर्नी जनरल ने खुद तस्लीम किया कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने कहा आपके उस कानून के मुताबिक तो ऑलरेडी फुल कोर्ट है। फिर ये कहा गया गवर्नमेंट की जानब से कि जितने अवेलेबल जज हैं उन सब के ऊपर कर लें। तो अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, कुछ जज छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो इस वक्त इन तनाजुर के अंदर ये रिक्वेस्ट जो है कि वो मुस्तरद की गई। अभी अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया कि अपने वो दलाइल मुकम्मल करें, और ये केस आलमोस्ट अपना मंतकी अंजाम तक पहुँचने वाला है, डिसीजन के करीब है। वो 2-3 चीज़ों के ऊपर उनसे चीज़ें पूछी जा रही हैं। अभी जैसे आपने भी अपनी ओपनिंग लाइन में कहा कि गवर्नमेंट का ये आखिरी हफ्ता है, ज़्यादा ज़्यादा 12 अगस्त तक चलेगी, 10 दिन है इनके पास। ये जो सारी गारंटीज़ दी जा रही हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से जी कि फेयर ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, उनको वकील का हक दिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई जो कैपिटल पनिशमेंट है वो भी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से ये उनसे पूछा जा रहा है कि अभी तो हुकूमत ख़त्म हो रही है, अटॉर्नी जनरल साहब 8-10 दिन बाद शायद आप भी नहीं होंगे, हुकूमत भी नहीं होगी, तो फिर जो यकीन दहानियाँ करवाई हैं इसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से क्या मैकेनिज़्म होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि वो बराह रास्त GHQ से रब्ते में है, उन्होंने खुद बराह रास्त रब्ता किया और ये यकीन दहानियाँ वहाँ से करवाई गई हैं। तो अभी ये 1-2 रोज़ में बज़ाहिर लगता ही है कि इनके दलाइल कंप्लीट होंगे। और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि इस चीज़ के ऊपर सबका इत्तेफाक है कि सिविलियंस के केसेस डायरेक्ट इस तरह से नहीं भेजे जा सकते मिलिट्री कोर्ट्स में, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होगा। अभी सिर्फ ये देखा जा रहा है कि क्या इनको ज़मानत का हक दिया जाएगा, फेयर ट्रायल होगा, वकील इनकी अपने मर्जी के होंगे, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि कोर्ट का मूड किधर जाता है। अजहर सिद्दीक साहब मुझे ये बताइएगा कि ये एक बहस चल पड़ी थी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, कि मामला जो है वो अब मौजूदा चीफ जस्टिस के टेन्योर में ये तय नहीं होगा, ये फुल कोर्ट का पर चला जाएगा मामला, और जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे फिर वो इस सारे मामले को देखेंगे। तो अब जब ये फ़ैसला हो गया कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, तो आपको क्या लगता है कि इस हवाले से फ़ैसला कब तक मुतवक्के है? आप जो अदालत में अब तक प्रोसेस चला है, हियरिंग्स हुई हैं, उसकी बुनियाद पर आपकी क्या असेसमेंट है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो मैं चूंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को जानता हूँ, तो किसी हद तक तो आप समझते हैं कि शरीफ खानदान को एडवांटेज है, तो वो समझते हैं कि ताहयात नाहली ख़त्म हो जाएगी, कुछ इस तरह की, वो तो मुझे समझ में आती है। लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड पे मैं नहीं समझता कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ या सुप्रीम कोर्ट अपना टिल्ट ले लेगी, नामुमकिन सी बात है। और ये असूलों की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट हैं, वो सारी चीजें तयशुदा हैं। ये भी तयशुदा है कि राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आम आदमी को आप फौजी कोर्टों में ले जा नहीं सकते हैं, अगर ले, और उसके लिए अगर जाएंगे तो यू नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी कोर्टों का मामला है, उस पर ऑलरेडी आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच के वजाहत आप लोगों के सामने आ गई थी। लेकिन इस केस के अंदर अब
जब हेयरिंग तकरीबन कंक्लूड होगी, कुछ नहीं रह गया इसके अंदर, और लास्ट हेयरिंग अगर आप देखें तो 4 पॉइंट्स है जिसमें कहा गया, अब ये कह रहे थे ना अपील का राइट है, अपील का तो राइट है नहीं। उन्होंने कहा कि कानून साजी के लिए कुलभूषण जाधव में हमने देखा कि किस तरह अपील का राइट दिया गया। फिर ये है कि कानून शहादत का ऑर्डर का उस तरह भी नहीं उसी तरह क्रॉस हो सकेगा, उसे शहादत ये भी गारंटी लेकर इन्होंने देनी थी। फिर तीसरा ये था कि वकील प्रोवाइड किया जाएगा, और चौथा जो था डिटेल रीजनिंग होगी। जो फौजी ट्रायल है इधर समरी ट्रायल होता है, इसमें ना आपको शहादत का उस स्टैंडर्ड के म्यार दिए जाते हैं, वो बिल्कुल वहां होना चाहिए कि वो डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए, इस जो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन बरकरार रखने का, ये नॉर्मल ट्रायल पे आप ला नहीं सकते हैं। आज अटॉर्नी जनरल साहब की बात को सामने रखे अदालत ने एक तरह से बात मुस्तरद कर दी है और मेरिट पे सुन रहे हैं। अब वो मेरिट पे उन्हें अभी तक सेटिस्फाई करना है। बताया अभी किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं हुई, कहने की जरूरत नहीं, एवरीबडी नोज कि पूरी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ, आपकी पुलिस ने क्या किया। आज भी वो एक मोहसिन नकवी साहब उठ के एक वजीर आला के जाकर जेल में जाकर लोगों को मिलना शुरू कर दें, और वो लोग तो 102 लोगों का तो पता ही किसी को नहीं कहाँ है, किस जगह पर मौजूद है, वो जाके सब साबित कर दे कि जनाब जेल में जाके इससे मसाइल हल नहीं होंगे। आर्टिकल 10 ने और ये सारी चीजों को सामने रखते यही सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। मैं नहीं समझता कि ये सस्टेन हो सके, ये सस्टेन होना भी नहीं चाहिए। देखिए मैं एक जाती ख्वाहिश भी बात भी कर रहा हूँ, एक कानूनी बात भी कर रहा हूँ कि ये सस्टेन होना नहीं चाहिए कि कैसी प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी। वैसे तो इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज अगर आपने कोई बला देखी हो तो बताइएगा जरूर, हम तो ढूंढते फिर रहे हैं। मजाक हो रहा है यहाँ बैठ करके, जितनी फाशिज्म और डिक्टेटरशिप इस मुल्क में, ये और खास तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जमात साथ शामिल है सारे मसले। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की उनको आ लेने दें, थोड़ी देर में बैरिस्टर साहब आ जाएंगे, उसके बाद आप अपना ये मुद्दा जो है वो उठाइएगा, वो पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में कहें ताकि वो जवाब भी दे सकें। खालिद जमील साहब, तोशाखाना वाला मामला भी था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से खान साहब जो चाह रहे थे वो तो उन्हें नहीं मिला। देखिए ये एक शटल कॉक बना हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मामला, फिर हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इंटरेस्टिंगली पिछले 2-4 दिनों के अंदर आप देखें कि जो जज साहब बज़ाहिर छुट्टी पे थे पहले ड्यूटी रोस्टर पे, उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई और वो 1 से 5 अगस्त तक अब ड्यूटी पे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनके पास ये अपीलें केस थी वो दस्तयाब नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने भी अभी इस पे 3 तारीख जो है मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो अभी मुस्तरद नहीं की उस रिक्वेस्ट को, हुक्म इम्तनाई को। उन्होंने ये कहा है कि ये मामला क्योंकि हाई कोर्ट के सामने है और वो नहीं चाहते कि वो ओवर रूल करें या उसको बाईपास करें, आप कल चले जाएं हाई कोर्ट के अंदर। हमने हाई कोर्ट को ये कहा था कि तमाम इनकी दरख्वास्तें यकजा करके इकट्ठा सुन के फैसला करें, उन्होंने यकजा कर ली हैं। अगर वो कल फैसला करते हैं, नहीं करते जो भी है, तो परसों पे उन्होंने नेक्स्ट डे पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस कर दिया है, जो PTI की रिक्वेस्ट है और उस प्रेयर है, और 4 तारीख मुकर्रर कर दी है उन्होंने सुबह 10:30 बजे हेयरिंग के लिए। तो इसका ये मतलब है कि अभी उनकी इमीडिएटली हुक्म इम्तनाई तो टर्न डाउन बज़ाहिर लगता है, लेकिन 4 तारीख के ऊपर ये रख दिया। लेकिन क्या 4 तारीख तक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो ट्रायल चल रहा है वो तो उस वक्त लगता ही है कि कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जज हैं उन्होंने सबसे पहले मुल्ज़िम का हक़ समाअत ख़त्म किया, फिर उन्होंने मुल्ज़िम का जो गवाही के दौरान मुल्ज़िम की मौजूदगी या उनकी नुमाइंदगी की मौजूदगी होती है, तो उन्होंने वो मुल्ज़िम को हक़ के नुमाइंदगी मुकर्रर करने का जो था वो भी ख़त्म कर दिया था, और ख़ुद ही मुल्ज़िम के नुमाइंदे बन के तो उन्होंने एक मुकर्रर कर दिया जी फ़लाँ साहब जो है कि मुल्ज़िम के नुमाइंदे होंगे। और आज इंटरेस्टिंगली 4 नाम प्राइवेट विटनेसेस गवाहों के पेश किए गए, और जज साहब ने कहा कि इनको आधे घंटे के अंदर लेकर आए अदालत के अंदर। उन्होंने कहा वो कराची में है, उन्होंने कहा जहाँ मर्जी आधे घंटे में लेकर आए। आधे घंटे बाद कहा आपके गवाह नहीं आए, आपका हक़ के गवाही भी ख़त्म करते हैं और कल हतमी दलाइल दें, और अगर कोई फरीक एक भी ना हुआ तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तो इससे तो ये लगता है कि वो माइंड उन्होंने बनाया हुआ है कि कल वो इससे पहले कि हाई कोर्ट के अंदर मामला किसी नतीजे पे पहुंचे उससे पहले अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वो फैसला कंप्लीट कर लें। या एक इम्कान ये नज़र आता है कि हाई कोर्ट कल भी स्टे ऑर्डर नहीं देती और अगली कोई तारीख डाल देती है, तो कल फिर आफ्टरनून के अंदर या शाम में जज साहब जो है कि अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला सुना दें। जब परसों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो कहीं जी आप तो कह रहे थे ट्रायल रोकें, यहाँ तो ट्रायल का फैसला हो चुका, तो अब आप उस फैसले के खिलाफ अपील में जाएं। ट्रायल तो अब नहीं रुक सकता, ट्रायल तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक सिनेरियो नजर आ रहा है। साहब से मुझे इस पर कॉमेंट लेने दें। अजहर सदीक साहब, केसेस तो बहुत हैं और ये बात तो ज़बान ज़द आम है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नाअहल होना है, उनको सज़ा होनी है, उन्होंने जेल जाना है,
केसेस बेशुमार हैं। डू यू थिंक कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, जो सबसे ऐसा केस है जिसको आप सीरियस कह सकते हैं या जो अब अपनी कंक्लूजन के करीब है, वो तोशाखाना केस है और इसमें गालिबन वो सब कुछ हो सकता है जिसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है? अरे नुश्ता दीवार है और मैं बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करो, मुनसिफ हो तो हबशर उठा क्यों नहीं? अब जरा समझिएगा बात को, ये नविश्ता दीवार है, लिखा हुआ है इस बात के ऊपर कि तयशुदा चीजें की हुई हैं जो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की मरियम सफदर ने कहा, नवाज शरीफ ने कहा, और अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि इमरान खान जो कह रहे थे कि लेके आए हैं लाडला था, अगस्त में वो लाडला था, अप्रैल में लाडलापन खत्म हो चुका था, ख्वाजा आसिफ मान चुके, फिर हमने देखा कि 2019 में जिस तरह नवाज शरीफ गया, फिर हमने देखा कि पूरे का पूरा खानदान फैसिलिटेट होके किस तरह बाहर चला गया, पाकिस्तान के अंदर कौन रह गया वो आप सब लोगों ने देख चुका है। तो अब ये चीजें तो समझ में आ रही हैं कि अगर लाडला था तो अब क्या हो गया। असल लड़ाई जो है वो साइफर में आ चुकी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जहां मैं बैठा हूं मैं इस बात की मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पर कर ली है कि इस वक्त लड़ाई जो है ना वो ये है कि बड़ी लड़ाई है, ब्लॉक की लड़ाई है कि पाकिस्तान कहीं से चाइना या रशिया के ब्लॉक में न चला जाए, और उस लड़ाई को रोकने का सबसे बड़ी जो ताकत इस वक्त सामने है वो है इमरान खान, जो चाह रहा था कि अमेरिका से छोड़ के इस तरफ आ जाए। कोई इसको समझे ना समझे, साइफर हकीकत है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी साइफर हकीकत है और अब भी हकीकत। अब आते हैं, इसको जोड़ना इसलिए जरूरी है कि मुंतखब किए जाते हैं, यानी अपना जो चीजों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट है उनके बारे में एक बात थोड़ा है, यानी उन्हें तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मेरी साथ अगर मुझसे सब सवाल करते हैं तो यानी मैं उनके सामने पेश होता रहा हूं प्रोविडेंट फंडिंग के केस में, उनका माइंड नजर आ रहा था, फिर वही नहीं है। फिर यही तोशाखाना का केस अभी यहाँ ट्रायल, यहाँ पर इस्तगासा शुरू नहीं हुआ। तोशाखाना के केस में आपको सबको पता है कि लिमिटेशन का मैं 137 सेक्शन को सामने रख के 120 दिन में इलेक्शन कमीशन इख्तियार इस्तेमाल करना था, नहीं किया। वो जब टाइम बाद हो गया, अब स्पीकर को इन्वॉल्व किया गया, स्पीकर ने एक ऐसा रेफरेंस जो भेज नहीं सकते थे वहां भेजा, फिर जिस तरह की समाअत हुई इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया, ना वो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, और कह दिया इस्तगासा चले। अब ये वो मामला है, ये वो फैसला है जिसपे फैसले पे अभी जो मेन फैसला है उस पे इख्तियार समाअत वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इनके पास गया, इनको कहा भी केस ट्रांसफर कर दे, वो कैसे, क्योंकि मियां वाली का मैटर था। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट में भी लार्जर बेंच सुन रहा है ये वाला केस, यानी ख्वाजा हमारे चीफ जस्टिस अजहर सिद्दीक साहब, चीफ जस्टिस के नीचे ही समझे ना कि आपका जो सेशन जजेस वगैरह वो चीफ जस्टिस के नीचे अजहर सिद्दीक साहब मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद जाहिर बहुत अहम मामला है और इससे जुड़े हुए बाकी मामलात 4 अगस्त को बुलाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, फिर 22 अगस्त को फर्द जुर्म की बात की जा रही है। इस सारे मामले पर और इलेक्शंस कितने डिले हो सकते हैं अगर नई हल्का बंदियाँ अनाउंस की जाती हैं, नई मरदमशुमारी अनाउंस करने के बाद उस प्रोसेस में जाया जाता है। इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दिलचस्प बात ये हुई आज कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम के आगाज़ में ज्वाइन करना था बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, और आमिर हसन साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने एक इलेक्शन सेल बनाया, सेंट्रल इलेक्शन सेल, उसके पंजाब से मेंबर हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे सेल में की मीटिंग हो रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हूँ। अब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो मैं पहला सवाल तो आमिर साहब आपसे ही करूँगा, ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ये साल 2023 के इंतखाबात के लिए कर रहे हैं या 24 के लिए? लोग तो 23 के लिए कर रहे हैं। ये जो इलेक्शंस हैं 90 डेज के बाद नवंबर में इंशाल्लाह उसी के लिए तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। अब ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शंस आते हैं एक उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है या हो जाती है कि होंगे नहीं होंगे, वक्त पे होंगे,
कितनी देर से होंगे, तो ये एक कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन हमें तो एक उम्मीद है और यकीन है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर नहीं, होंगे। अब तो सर उम्मीद वाली बात नहीं रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि नई मरदमशुमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के नोटिफाई कर रहे हैं और नई हल्का बंदियों, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे। इसका मतलब ये है कि साल 2023 में इंतखाबात भूल जाएं, वो आपके इत्तेहादी हैं। बिल्कुल हमारे इत्तेहादी हैं और यूनिटी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन शायद उन्हें ब्रीफ नहीं किया लॉ मिनिस्ट्री ने कि अगर आप नए सेंसस के लिए जाएंगे तो आपको एक आईनी तरमीम दरकार है, और आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि शायद ये वजीर आज़म ने कह तो दिया है लेकिन ये फिजिबल नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन, और 12 हुकूमत, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और ये सब लोग पहले कह चुके हैं कि इलेक्शन पुराने सेंसस के तहत होंगे। और ये भी एक अजब तमाशा है कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं फिर ये सेंसस वालों को याद आता है भागम भाग में हमने हल्काबंदियां करनी है। पूरे 5 साल होते हैं ये सेंसस के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के पास भी। ये हमेशा आके ऐन वक्त पे ये प्रॉब्लम बन जाती है कि अब जी हमें फौरी तौर पे इसे करना है। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि बूहे आई जांचते गए विनो कुड़ी दे कन। ये तो अजीब बात है कि ऐन जब इलेक्शंस आते हैं फिर याद आता है कि अब सेंसस हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन करना है, फिर आईनी तरमीम करनी है। पिछली दफा भी 2017 में भी यही मामला हुआ था, नहीं हो सके थे, फिर उसमें भी पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन। सर यही तो हम कह रहे थे, जब जरूरत और तकाजा है तो ये इदारों को अपने अपने टाइम पे ये काम कर लेने चाहिए। यही तो हम भी कह रहे थे कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ चीज़ें हमें बता रहा था कि इनको बड़ी देर में बड़ी उससे याद आता है। लेकिन आप मेरी तस्हीह फरमा दें, ये जो आईनी तरमीम की आपने बात की है, आईनी तरमीम 2017 में जो करनी पड़ी थी वो प्रोविजनल रिज़ल्ट था, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अभी फाइनल नहीं किया था, उसकी वजह से करनी पड़ी। अब अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो मुश्तरका मफादात काउंसिल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फाइनल हो जाने के बाद मामले को नोटिफाई कर देती है, क्या उस सूरत में भी आईनी तरमीम दरकार है या इलेक्शन कमीशन ने ऑटोमेटिकली करना है? नहीं, आईनी तरमीम दरकार है। कौमी असम्बली के या उनकी जो सीट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, जैसा कि सेंसस का अभी तक जो आ रहा है उसमें कि बलोचिस्तान की सीटें बढ़ रही हैं। तो एमकेएम को राजी रखने के लिए वज़ीर आज़म आप कह रहे हैं, आपको लगता है ब्लफ कर रहे हैं? एमकेएम तो राजी नहीं होगी। एमकेएम को राजी करना तो कायनात का सबसे मुश्किल काम है। कौन उन्हें राजी रख सका है? ना वो राजी रह सकते हैं। वो तो हमेशा से हुकूमत में होते हैं और राजी नहीं होते हैं। उन्होंने तो आदत ही बना ली है, एमकेएम ने तो अपनी, हर हुकूमत में भी रहना और उकताए हुए रहना। ये उनकी आदत है कि हर हुकूमत में मौजूद है। पाकिस्तान में ये सारी हुकूमतें देख लें, ज़िया के दौर में वो मेयर थे। सर आपने शेर को ऐसे अमेंडमेंट शेर में किया है जैसे इलेक्शन एक्ट 2017 में अभी अमेंडमेंट हुई है और बेहतरीन तरीके से निगरान हुकूमत को बहुत बाइख्तियार बना दिया गया। अजहर सिद्दीक साहब मुझे ये बताएं कि अगर ये मामला, जाहिर है कि बैरिस्टर साहब हैज़ अ पॉइंट कि कानून और आइन के मुताबिक देखा जाए, देन अगेन ये सवाल कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर सीएम्स मौजूद हैं, क्या वो मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठकर दो बड़े सूबों के हवाले से ये फ़ैसला करने के मजाज हैं भी या नहीं? लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम तो आइन की किताब और कानून की बात करते थे, वो तो पिछले 6-8 महीनों में हमने देखा कि क्या क्या हुआ। तो आपको लगता है अगर एक मरतबा इस मामले को छेड़ दिया गया, नोटिफाई हो गई नई मरदमशुमारी, तो आइडियली ये प्रोसेस बताएं कितना लंबा होगा? लेट्स जस्ट से कि ये कर दिया जाता है और डिलिमिटेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर आप क्या फोरसी करते हैं कि उस सूरत में इलेक्शन की टाइमलाइन क्या होगी? ऐसा देखिए, हम आपको तारीखी तौर पर कुछ चीजें बताता चलूं, लेकिन मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब दे दूं, फिर मैं हकायक से साबित करूंगा बदनीति क्या है। पहली तो बात है, इलेक्शन 5 साल के लिए थे। मरदमशुमारी करके जो कुछ भी प्रोसेस करना था इन्हें वेल बिफोर करना था। और इलेक्शन को अगर कोई हालात में अगर असेंबली पहले तहलील कर दी जाए वक्त से पहले, ये नहीं है कि सर पे आकर, तो सिर्फ 30 दिन का टाइम आइन ने दिया है। जरा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम समझ जाए। मैंडेटरी प्रोविजन है 60 दिनों में, 60 दिनों में इलेक्शन होने हैं टाइम पे।
और अगर वक्त से पहले कर दिया आपने तो 90 दिन से आगे नहीं जाना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क समझना है आपने। और इसी को सामने रखते हुए एक 2 बहाने बनाए थे इन्होंने। एक बहाना ये बनाया कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, सेक्शन 57 बड़ा क्लियर था, और वैसे भी आइन के अगर आप देख लें तो वो कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली एक डेट पे आइन कहीं भी नहीं कहता, ना कानून कहीं कहता है। हमने अच्छा वो बहाना तो अब हो गया खत्म, अब तो सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबली डिसॉल्व। दूसरा इन्होंने कहा था फंड, वो 21 अरब की बजाय इस दफा बजट के अंदर फंड एलोकेट हो गए हैं। अब ये जो नया बहाना लेकर आ रहे हैं ना, ये नया बहाना ये आइन से बगावत होगी। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, वी नीड टू हैव अमेंडमेंट। क्या आपने वो टाइम लिमिट को आगे लेकर जाना है तो टाइम लिमिट के पहले असेंबली आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात आपके सामने है कि ये सेंसस होना है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, जब आपने उस पर करना है तो वहां जाना है, तो वहां तो आप असेंबली तो आपकी खत्म होगी तकरीबन अब, और निगरान हुकूमतें 2 बैठी हुई हैं। वो कैसे ये पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ले जाते हैं जिनका काम डे टू डे काम करना है। और ये जो अमेंडमेंट अभी सेक्शन 230 के अंदर अभी आई है, अभी 230 एक्ट के हवाले से अभी प्रेसिडेंट ने नोटिफाई भी नहीं की है। जब वो प्रेसिडेंट की तरफ से नोटिफाई आएगा कुछ मेजर डिसीजन लेने के वाले थे, लेकिन उसमें भी ये डिसीजन नहीं आ सकता। तो इन्हीं की इसी चाल को सामने रखते बदनीति बड़ी क्लियर है। बदनीति यूं क्लियर है कि आपको याद होगा, आप उस वक्त मौजूद थे 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला सुनाया जा रहा था, जब कहा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद 5 बजे के बाद दोबारा आना था, जब कमरे दरवाजे बंद थे, दरवाजे खुले तो इलेक्शन कमीशन वहां बैठा हुआ था। जब उनसे पूछा उन्होंने कहा जी हमें 7 महीने चाहिए। ये बात हो रही है अप्रैल 2022 की, 7 महीने चाहिए। 7 महीने कब के गुजर गए। अब वो जो बात है ना, अब अगली क्या इन्होंने काम किया है, इन्होंने कहा जी डेट जो है वो इलेक्शन, हालांकि आईनी तौर के ऊपर डेट सदर ने देनी है कौमी असेंबली की, वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की उससे मेक नो डिफरेंस, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। और दूसरी बात है बदनीति क्या है, 13 तारीख को असेंबली डिसॉल्व होनी है, अब 8 को करेंगे भी। अच्छा 8 को क्यों करेंगे भी, अच्छा दिल किया है, अच्छा कल मान लिया दिल किया, तो इलेक्शन कमीशन के 5 साल जब पूरे हो रहे हैं तो मैंने बकायदा वज़ीर आज़म को नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन के बजाय अगर ये 5 दिन पहले भी डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्शन आपने 60 दिन, वह 90 दिन का इतलाक नहीं होगा। इसलिए 90 दिन का इतलाक नहीं होगा कि आप इलेक्शन खत्म होने वाला है, बिल्कुल सर पे आ गया है, आप अपने तई 4 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व करके इसको 30 दिन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये जितनी बदनीति हैं सारा कुछ सामने आ गया, अब हर चीज अवेलेबल है। पिटीशन हम लोगों ने तैयार रखी हुई है, कोई भी काम करने के हवाले से अगर फर्ज करें पॉपुलेशन सेंसस में, पहले तो बात है आमिर की बात से इत्तेफाक करता हूं, वो वाला मामला होना नहीं है। अगर फर्ज करें ऐसा कहें भी तो अदालतें खुली हैं, अदालतें जाएंगे। इसी तरह अगर इलेक्शन 60 से 90 दिन की तरफ लेके जाना चाहेंगे तो वो भी बाकायदा सेल किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा। मैं इलेक्शन अपने वक्त में देख रहा हूं, मैं नहीं ऐसे हालात देख रहा। फर्क इसीलिए आप तेजी देखें ना। सही। अजहर सिद्दीक साहब मैं आता हूँ। अब खालिद जमील साहब मुझे ये बताएं कि ये मुस्लिम लीग नून तो कह रही थी ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे, 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, 2/3 अक्सरियत लेंगे तो मुल्क ठीक होगा, वरना तो फिर नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ भी इसका इजहार कर चुके हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का जब पूछते हैं तो हमें कहते हैं कि जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में तो वो नहीं आ सकते। तो अगर नवंबर में इलेक्शन होना है 90 दिन में, तो सितंबर के मिड के बाद मियां साहब वापस आएंगे तो कब वो केसेस ख़त्म करवाएंगे, कब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कब वो कैंपेन चलाएंगे? आपको लगता है कि रीजनिंग जो वज़ीर आज़म के पॉसिबल नून लीग का ये जो यू टर्न है इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे करवाने का, इसकी पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि शायद टाइम क्रिएट हो जाए? मियां साहब वो जो उन्होंने देखिए मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है इलेक्शन में जाना। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। उसकी गवर्नेंस की, इकनॉमिक इश्यूज़ की, इस वक्त जो पब्लिक परसेप्शन बन चुका है, जो आवाम के मसाइल बेतहाशा बढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से वो इलेक्शन से फरार हो रहे हैं। फिर उन्होंने ख़ुद अपने सर्वे कंडक्ट किए और बिलखसूस पंजाब को बड़ा फोकस किया उन्होंने, और उनको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर बमुश्किल 50-60 सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी अगर वो निकाल लें तो बड़ी बात है। ये उनकी अपनी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे हालात में तो कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन जो है कि वो 60 या 90 दिन के अंदर हों। वो तमाम के तमाम ऐसे रीज़न्स क्रिएट करेंगे, हालात ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन आगे से आगे लेके जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों की कोशिश होगी कि वो एटलीस्ट 90 दिन तक जो है कि वो बर्दाश्त कर लें, इससे आगे जो है कि वो ले जाने के लिए बात नहीं करें। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बड़ी प्रोविजंस हैं।
जहाँ तक मामला है नवाज शरीफ साहब की वापसी का, रिलीफ का, तो देखें हमें माजी में जाना चाहिए। और अजहर सिद्दीक साहब थोड़ी देर पहले जो है कि काजी फाइज़ साहब के बारे में बता रहे थे, हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर जब रिलीफ देना जाना था तो उस वक्त साथ ये भी फैसला हुआ था कि आप इसके ऊपर कोई बहस नहीं करेंगे, कोई मुबाहिसा नहीं करेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि हतमी फैसला नहीं हो जाता। हतमी फैसला हो जाएगा तो उस फैसले के ऊपर आप फिर जो भी कमेंट्स करें, खबर करें, जो भी करें, उस वक्त तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो अब जब रिलीफ देना हो तो फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि आपके हाथ पांव बांध के आप बोलें भी ना, आप इसके ऊपर कमेंट्स भी ना करें, सब कुछ हमें करने दें, उसके बाद आप जो भी करना है कर लीजिएगा। तो शायद ऐसा दोबारा भी हो सकता है, ये इम्कान तो ऐसे मौजूद हैं। लेकिन ऑन द लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत टफ टाइम मिलेगा उस सोच को। ये बेसिकली गैर जमहूरी सोच है कि आप 90 दिन से आगे इलेक्शन को लेके जाएं, और अगर जमहूरी कुव्वतें उन गैर जमहूरी अनासर की आलायकार इसमें बनेंगी, खा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम की हो, जुडिशरी हो, या पार्लिमानी फोरम की सियासी जमातें हो, मेरा ख्याल है अवाम उनको जो है कि फिक्स कर देंगे इस दफ़ा। अच्छा, बैरिस्टर साहब, तारीख तो हमें ये बता रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बुरा वक्त, कड़ा वक्त पड़ा तो आप लोगों ने उनकी मदद की, उनको फैसिलिटेट किया। 18वीं तरमीम में आपने कहा तीसरी मरतबा भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वो 2 मरतबा वाली कदगन ख़त्म करवाई। फिर धरने के वक्त जो है वो आप खड़े थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और नवाज शरीफ के साथ। अभी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस भी हो गई। अब ये आखिरी मामला इलेक्शन डिले होने का, इलेक्शन सेल में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी आप इलेक्शन डिले होता है तो आप बेशक ऊपर से जो मर्जी कहें लेकिन अंदर से आप उनके साथ ही रहेंगे। देखिए, हम किसी के साथ नहीं है, हमने पाकिस्तान का आइन बनाया है, और जब पाकिस्तान का आइन बना था उसमें किसी के ऊपर कदगन नहीं थी कि 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने या 3 दफ़ा बने। ये एक डिक्टेटर ने ये शिक शामिल की थी, हमने इसे ख़त्म किया। उससे जिससे भी फ़ायदा हुआ, हम किसी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के ना तो कायल हैं और ना करवाना चाहते हैं। अब भी अगर ये किसी के ऊपर ताहयात पाबंदी लगा दी गई है या लगाई जा रही है, उसके ऊपर भी हमने ये बात की है कि इसे देखा जाए। कहीं पे भी ताहयात पाबंदी की तो बात की नहीं गई आइन के अंदर, ये तो खुद से अदालती फैसलों के अंदर ये काम कर दिया गया। तो अगर उसका फायदा किसी को भी होता है, किसी को भी हो, हम आज भी तो कह रहे हैं कि सबके लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हम आज भी तो कह रहे हैं तमाम पॉलिटिकल, हमने मुखालिफत की है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ये बात हम पिछले 6-7 महीने से कह रहे हैं। हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं लगने दी। हम हमेशा एक जमहूरी आज़ादियों की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। उसमें फ़ायदा अगर मियां नवाज शरीफ को हो जाए या इमरान साहब को हो जाए, हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये है कि आइन के अंदर ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जिसने आइन दिया था उसी को अदलिया ने तख्तादार पे लटका दिया। जिसने पाकिस्तान के लिए 30 साल जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, उसी को सबसे बड़े बम धमाके के अंदर और गोलियों के साथ शहीद कर दिया जाता है। ये तो बदकिस्मती है कि जो जद्दोजहद करते हैं उन्हें दीवार के साथ लगाया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई पर्सन, मैं मुझे एक जवाब नकवी साहब, देखिए, इलेक्शन मुलतवी करने का ये हम ओपनली कहते रहे हैं। हम हुकूमत का ये 1.5 साल एक मुश्किल साल था, टाइम था, ये 1.25 साल 1.5 साल हमने ये इसलिए गुजारा है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत को एक बुनियादी तौर पे बेहतरी की तरफ लाया जाए। हम आज भी कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आए, इजाजत नहीं देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस को आगे करने की। अगर जहां तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है, वो अगर शरारत के साथ असम्बलियां ना तोड़ी जाती, उन्हें भी आज तो अब पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं, आज तो इमरान साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है। आज तो सारी पीटीआई चिल्ला रही है कि हमसे गलती हुई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ना, तो अब उससे तो जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप आइन की कानून की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ है कि आप कहते हैं हमने तमाम अभी तक पब्लिक स्टेटमेंट्स पीपल्स पार्टी की यही देखी हैं कि या तो 60 रोज़ में प्रेफरेंस ये है, तरजीह ये है कि 60 रोज़ में इंतखाबात हो जाए, वरना 90 दिन तो एक्सीड बिल्कुल किसी सूरत नहीं होने चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, 2 रोज़ में 53 कवानीन पास हुए हैं कौमी असम्बली में। और ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में आर्टिकल 230 में तरमीम है, जिसमें निगरान हुकूमत को इख्तियारात तकरीबन वही दे दिए गए हैं जो एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं, ये आइन से मुतसादिम बात है। आइन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि मुमलिकत खुदादाद में जो इख्तियारात हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए रियासत इस्तेमाल करेगी।
तो ये जो सारा मामला है, इसमें आप लेजिस्लेशन के लिए बिल्कुल ओके हैं, हर किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है, एम्पावर किया जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे यहीं से क्रिएट होता है ये सवाल कि इसका मतलब है कि एक निगरान हुकूमत आएगी और वो शायद साल 2 साल के लिए चलेगी। नहीं, देखिए नकवी साहब, हम ही ने तो मुखालफत की है। ये इंतहाई नापसंदीदा अमल है जिस तरह से कानून साजी की जा रही है। हमने असम्बली के अंदर भी इसकी मुखालफत की, आज सेनेट में भी हमने रुकवाया है सीक्रेट एक्ट बिल को, और हम हर तरह से मुखालफत कर रहे हैं इस चीज़ की कि कमेटीज में जाए, बहस हो। लेजिस्लेशन देखिए इसलिए होती है कि उसमें कलेक्टिव विजडम दरकार हो, कलेक्टिव विजडम के साथ बढ़ा जाए, रायामा को हमवार किया जाए, लोगों को साथ में लाया जाए। ये तो कोई नहीं कि धड़ाधड़ आपने कोई मशीन लगाई हुई है कि उसमें से कानून बन बन के निकलते जाएंगे, ना किसी से बात। तो ये तो हम लोग देखिए, अगर हम लोग पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम पब्लिकली तो दे रहे हैं और अंदर ये बात नहीं कर रहे। तो बगैर ना हमारे इत्तेहादी हमें कहे ना कि आप अंदर तो हमें नहीं कह रहे, बाहर कह रहे, तो ये बात हम लोग अंदर भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। सही, बैरिस्टर साहब के मुखालफत भी कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। अगर आप उसके अगेंस्ट वोट दें, वॉकआउट करें, बायकॉट करें, लेजिस्लेशन के लिए जिस तरीके से रोकना, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है, वो एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है कि नहीं? मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि 53 कवानीन 2 दिन में जितने कानून साजी की जा रही है, और उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसकी तौहीन का बिल भी पास हो गया, आर्मी एक्ट में भी तरमीम हो गई, इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हो गई, उसके बाद जो आने वाली निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात सबको इल्म है किस किस्म के दिए जा रहे हैं। तो प्राइमरीली क्या आपको लगता है कि हम एक नए गवर्नेंस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं? लग तो यही रहा। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त 13 सियासी जमातें, ये माने या ना माने, आईने पाकिस्तान 1973 का वजूद तो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। बता दे कहीं नजर आ रहा हो तो मैं खुशी होगी। आपने इमरान रियाज का मामला देख लिया, आपने अरशद शरीफ वाला मामला देख लिया, फिर औरतों के साथ क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। ये सियासी जमातें सारी इकट्ठी देख रही हैं, खुली आंखों से देख रही हैं, और ये भी देख रही हैं। यानी आपको पसंद नापसंद का इजहार नहीं करना। आपको जब आप ये पार्लियामेंट में ना बैठे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पास ही नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, मेजॉरिटी नहीं है इनकी। लेकिन ना ये खाली देखें, इस तरह नहीं है। आपको बाकायदा, जैसे इमरान खान साहब का ये फैसला गलत था कि पार्लियामेंट में इस्तीफे दिए, वो जब सुप्रीम हाईकोर्ट ने कह दिया कि इस्तीफे देके वापस आना है, तो राजा परवेज अशरफ इन्हीं के स्पीकर है, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर, भाई आने दें उसको पार्लियामेंट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तैयार होगी आने के लिए, देखिए हमने जमहूरी रवायत नहीं रखी हैं, इसका फायदे के आज इस मुल्क में मार्शल नहीं है तो पार्शला तो है ना। हम सबको पता है फैसले कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है। और इसी तरह ये मैं बता दूं, और बड़ी मजेदार बात है, जब आपने कानून पास करना है, चले फर्ज करें नेशनल असेंबली से, बाद में सेनेट से, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दिल में भी तो कोई नरम गोशा नहीं है ना पीपल्स पार्टी के लिए, तो वो देखिए मैं अभी कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं बता दूं कि कम से कम इन 13 सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ये जमहूरी पार्टी है। मैं बाकी 13 सियासी जमातों ने तो सत्यानाश कर दिया, लेकिन जमहूरियत की नफी करने में इन्होंने भी बराबरी का रोल प्ले किया है। अब यहाँ आ जाए ना, जितनी लेजिस्लेशन हुई है, ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन है, बैड लेजिस्लेशन है, और बड़ी मजेदार है। जैसे आपने कौमी असेंबली से अगर पास करना है, आपने इतनी बढ़िया मजाक उड़ रहा है भाई, आपने कोई अवामी राय ली, चले नहीं अवामी राय ली, आपने मेजोरिटी में मौजूद थे, 10, 12, 14 आपके सारी असेंबली के लोग दिखाते रहे, पता ही किसी को नहीं है कि मेजोरिटी है। भैया वो जब पास करनी है तो मेजोरिटी आपकी असेंबली के अंदर मौजूद है। सर इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, राजा रियाज साहब है। ओहो हाँ, वो बड़ा मजा आया। अच्छा वो आपने बता दिया। वो जब राजा रियाज साहब को ना अपोजिशन लीडर जब बनाया ना, तो मैंने वहां चैलेंज किया, और ये यहाँ भी है जो गैर जमहूरी रवायात थी,
कि एक बंदा मेजोरिटी में है ही नहीं है, हम उसको राजा, हम उसको अपोजिशन लीडर मान रहे हैं, सही। और वो भी भागा हुआ घोड़ा है वहां से। सही। कमाल की बात है, वो ऐसा अपोजिशन लीडर अजहर है। साहब आप वक्त कम रह गया, मुझे ना लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बात करनी है। मैं कोई जवाब दे लेने चले बैरिस्टर साहब जवाब दे लें। देखिए, एक बात तो ये है कि सवाल ये कि इमरान के साथ क्या हो रहा है जिसका उद्यम मचा हुआ है। इमरान ने क्या कुछ कर लिया है और अभी तक उसके साथ कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। फांसियों से लेके, कोड़ों से लेके, सजाओं से लेके और 12-12, 14-14 साल की कैद काटने तक क्या क्या हमने नहीं देखा। क्या हो रहा है औरतों के साथ? पहले तो तहरीक इंसाफ फैसला कर ले कि जिन औरतों ने हमला किया और जिनके अब सबूत आ चुके हैं वो कौन है, या ये एस्टेब्लिशमेंट ने हमला किया था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की औरतें थी जिनके साथ ये तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, ये भी फैसला कर लें। दूसरी बात ये, पार्लियामान में आना ना आना कोई मजाक नहीं। मेरा दिल किया मैं इस्तीफे दे दूं, मेरा दिल किया मैं इस्तीफा वापस ले लूं, ये तो कोई तरीका नहीं। दूसरा, हमें तहरीक इंसाफ ब्रांड से तो जमहूरियत का सबक नहीं ना लेना। जो इमरान खान जिनके कंधों पे चढ़ के आया था, जो उसने तमाशा लगाया जमहूरियत का 3.5 साल, और जो वो लगाना चाहता था फैज हमीद के जरिए, जिस तरह उसे वो जनरल बना के जो करना चाहता था, जो कुछ उसने किया, जनरल बाजवा की गोद में आप बैठे हों तो फिर जमहूरियत होती है। वो जर्नैल भी डेमोक्रेट हो जाता है, और वो जर्नैल आपका इक्तदार ना बचाए, आपको इक्तदार में लाए तो आपका बाप, और इक्तदार में ना लाए तो वो मीर जाफर मीर सादिक जानवर हो जाता है। और मेरी बात सुने, एंड तक आप उसे कहते रहे मुझे बचाओ। इमरान की लड़ाई क्या है एस्टेब्लिशमेंट से? ये तो नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट इख्तियारात इस्तेमाल करती है। खुद कहते रहे कि मैं खुद बुलाता था उन्हें, मेरी हुकूमत बचाती रही है, मेरा बजट पास करवाती रही है, इत्तेहादी जमातों को बुलाती रही है। असल मसला तो ये था कि मेरी हुकूमत क्यों नहीं बचाई। बैरिस्टर साहब, तो ये जितनी उनका जमहूरियत के साथ बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली पूछ लेने दें आप तीनों से। पहले खालिद जमील साहब, कितना सीरियस है मामला? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सिंबल के अलॉटमेंट का मामला है, बल्ले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं? 4 तारीख को ज़ाती हैसियत में तलब किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। देखिए, जो ये प्लान बनाया गया ना कि आप अगला सेटअप कौन सा लाना है, जब तक बैलेट पेपर में बल्ले का निशान होगा 30 सेकंड तो तबाह बर्बादी है बाकी तमाम जमातों के लिए। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल उसी तरह से किया जा रहा है जैसे जज साहब कहते हैं कि मैं आपको हक़ समाअत नहीं देता, हक़ गवाही नहीं देता, हक़ नुमाइंदगी नहीं देता, उसी तरह इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम आपके पार्टी के आइन के अंदर तरमीम को तस्लीम ही नहीं करते। 4 तारीख को जवाब दें वरना आपका बल्ले का निशान ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने माइंड बनाया हुआ है कि जब तक बल्ले का निशान है तो इलेक्शन। सही पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को कोई नहीं, इस पे बल्ला आए, इस पे साइकिल आए, इस पे ट्रैक्टर आए, इस पे हल आए, हमने तो फौजी आमरों के साथ जब इमरान खान भी मुकाबला किया है, जीप और उकाब मुशर्रफ की गोद में था तब भी आए, बाजवा की गोद में था तब भी आए, अब भी आए, हमें कोई डर नहीं है। सर जीप और उकाब आए, अच्छा मैं जो मर्जी आए। अच्छा ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, अच्छा देखिए, वो बातें कहना अपनी जगह है, जो है ना, अब कॉल ऑफ फेल से बातें सारी सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहां किरदार अच्छा है, लेकिन ये किरदार भी याद रखा जाएगा। आज हम जो जिनके बारे में बातें कर रहे हैं, इस वक्त जो कौन चला रहा है, इस वक्त ये जो हुकूमत चला रहा है, तो यहाँ जमहूरिया रवाया तो ये नहीं है ना। आप एक को बुरा कहें, दूसरे को ये ना कहें। मान लिया अगर इमरान खान के साथ बड़ा चहीता था ना, तो लाडला था, वो तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि क्या हुआ सारा कुछ। आपका ये नहीं, हम इल्जाम लगाते रहे अपना उस्मान बुज़दार पे, खा गया। वो किधर है उस्मान बुज़दार भाई? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर बैठा क्या कर लिया, FIA ने क्या कर लिया, सही। अजहर सिद्दीक साहब ने क्या कर लिया? अजहर सिद्दीक साहब, वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैरून आपने भी ज्वाइन किया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब बहुत शुक्रिया। खालिद जमील साहब बहुत शुक्रिया। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। कल से मोस्ट प्रोबेबली एंड मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब के दरमियान मुशावरत शुरू हो जाए। निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो कमेटियों में, और फिर यह मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला लिया जाता है या नहीं, देखना है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।